हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि हम समझेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थों में हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझा है, और वो जैसे कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं और तापमान परिवर्तन का इन कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपनी पिछली क्लास में रिसेंटली हमने कवर अप किया है तापमान परिवर्तन के प्रभाव को। इसमें जो बातें हमने सीखी छोटी छोटी, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विक रिवीजन उनका करवा देता हूं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में हमने देखा, जब किसी भी ठोस को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अपनी स्थिति में कंपन करने लगते हैं, और जब जब ये ऊष्मा और प्रदान की जाती है, यानी ऊष्मा बढ़ाई जाती है, तो ये गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि जो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है उसके मान को पार कर लेती है, और कण जो है अपने नियत स्थान से, अपनी जो स्थिति है उससे मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। इसी में हम देखते हैं इसके बाद कण जो है, पदार्थ जो है वो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, और ठोस पदार्थ अगर है तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ फिर से हम यदि ऊष्मा प्रदान करें तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें हमने दो बातें सीखी थी, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक वह तापमान जिस पर ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और वह तापमान जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा उसे क्वथनांक कहेंगे। हमने इसमें गुप्त ऊष्मा को समझा था, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा एवं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो आपको ये सारी बातें रिमाइंड रखनी है। जल के लिए जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन है, और बर्फ के लिए जो गलनांक है वो है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन। आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, आज की क्लास और इसके अलावा हमने एक पॉइंट और समझा था, ऊर्ध्वपातन को। ठीक है, तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखिएगा। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम समझते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव को, पदार्थों पर दाब परिवर्तन बढ़ाने से क्या होता है, दाब घटाने से क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। चलते हैं हम अपनी स्मार्ट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, दाब परिवर्तन के प्रभाव में जैसे कि हम जानते हैं, दाब मतलब किसी वस्तु को उसके एक निश्चित क्षेत्रफल पर बल लगाना, या फिर सिंपल भाषा में हम इसे बात कहें तो दबाना। ठीक है, यहाँ पर आपको बस इतना सा समझ के चलना है। सपोज हम क्या करेंगे, सपोज हमने एक बर्तन में कोई गैस ली है, हमने एक बर्तन में कोई गैस ली है। तो स्टूडेंट्स गैस का मतलब है कि गैस के कण कैसे होंगे, अवस्था में दूर दूर होंगे, है ना। गैस का मतलब मैंने आपको बताया है, जब हम ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो आपके मन में उसके कणों की स्थिति आनी चाहिए। इस चैप्टर के लिए आपके लिए ये जरूरी बात है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इसमें गैस है, मतलब कि उसके कणों की स्थिति ये होगी, वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, इन कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम होगा, इसीलिए ये दूर दूर होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस जो बर्तन है जिसके अंदर मैंने गैस ली है, इसके मुंह को मैं पूरी तरीके से बंद कर देता हूं, और उस पर लगा देता हूं एक पिस्टन, और ये पिस्टन क्या करेगा, इसको मैं प्रेस कर सकता हूं। पिस्टन मतलब इसको मैं नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता हूं। जब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसे नीचे की तरफ स्लाइड करूंगा, मतलब इस पर दाब जो है आरोपित करूंगा, पी मतलब दाब। तो जब मैं इस पर दाब आरोपित करूंगा, दाब परिवर्तन मतलब इसको मैं अगर नीचे लाया तो दाब बढ़ाया गया, दाब बढ़ाया। जब दाब बढ़ाया तो इन कणों में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इन कणों के लिए कम जगह बची है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ये कण क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। जो पहले दूर दूर थे वो अब क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे।
नजदीक आ गए मतलब क्या हुआ है, पहले कण कौन सी अवस्था में थे, पहले कण थे गैसीय अवस्था में, और जब कणों के बीच की दूरी कम होती है, गैसों से कम होती है, तो उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। यानी दाब बढ़ाने पर ये जो गैस है, इनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और ये द्रव अवस्था में आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, फर्दर से क्या करता हूँ, इसके जो पिस्टन है इसको मैं और नीचे लाता हूँ, यानी और दाब में इस पर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अभी पिस्टन यहाँ पर था, मैं इसे और नीचे ले आ रहा हूँ और मैंने पिस्टन पर क्या कर दिया, दाब को बढ़ा दिया। यहाँ पर फिर से दाब बढ़ाया। दाब बढ़ाने से क्या हुआ, अब जो ये कण और दूर दूर थे, इनको अब और कम जगह मिलेगी और ये एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, और भी कण होंगे, और भी कण में ले रहा हूं। अब जब कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, जब कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, तो हम इस अवस्था को क्या कहेंगे, ठोस अवस्था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने समझा दाब को बढ़ाने से गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और फर्दर दाब बढ़ाने से उसे ठोस अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम उसके दाब को कम करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, और दाब घटाएंगे, दाब घटाने पर ये द्रव अवस्था जो है गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी वापस। ठीक है, तो इस बात को हम लिखते हैं, जो बातें हमने अभी समझी उनको हम लिखते हैं। दाब बढ़ाने पर गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। दाब बढ़ाने पर गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और यह द्रव में बदल जाती है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। इसका उदाहरण। उस उदाहरण में लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो गैस होती है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब इसे हम उच्च दाब पर CO2 गैस जो होती है, उच्च दाब पर CO2 गैस जो होती है, 1 एटमॉस्फेयर दाब की बात करूं, 1 ATM जो है एक एटमॉस्फेरिक दाब है, एक वायुमंडलीय दाब है। एक वायुमंडलीय दाब पर जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। मतलब जो ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो गैस बन जाती है। कितने दाब पर, 1 ATM दाब पर। तो हम क्या करते हैं, इसको उच्च दाब पर CO2 गैस को संग्रहित करते हैं, इसलिए कि अगर ये 1 ATM दाब इसका हो जाए, यानी एक वायुमंडलीय दाब इसका हो जाए, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एक नाम रखा हुआ है, इसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो उच्च दाब पर हम इसको रखेंगे, तो ये
ठोस रूप में रहती है, और जब इसका दाब कम हो जाएगा यानी पिस्टन हम पीछे की तरफ खींच लेंगे तो ये गैसियस स्टेट में वापस चली जाएगी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने बातें समझी, यहाँ पर जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के, पदार्थ की जो अंतर रूपांतरण है उसको हम समझ रहे थे, और अभी तक हमने समझा कि पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए हम उसके तापमान और दाब में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, शीतलन जैसी प्रक्रियाओं को देखा और समझा। तो आज हम ये बात कह सकते हैं कि जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, चाहे वो ठोस अवस्था हो या द्रव अवस्था हो या फिर गैसीय अवस्था हो, हम उनके बीच में इंटरचेंज यानी उन्हें एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। उनमें रूपांतरण के लिए हमें यदि ठोस को द्रव में बदलना होगा, ठोस को यदि द्रव में बदलना होगा तो गलनांक जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संगलन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संगलन। ठीक है। यदि द्रव को गैस में कन्वर्ट करना होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम आगे आने वाले पार्ट में और अच्छी तरीके से और डिटेल में समझेंगे। जब गैस को ठोसीय अवस्था में, जब आपने देखा था एक प्रोसेस जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा था, हमने उसका नाम दिया था ऊर्ध्वपातन। उसको हमने समझा था। अगर गैस सीधे सीधे ठोसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो भी इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन ही कहेंगे। मतलब आपने दाब बढ़ाया और गैस जो है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था में आ गई, तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। इसके अलावा हमने देखा यदि द्रव को मैं ठोस अवस्था में कन्वर्ट कर दूं, यानी द्रव को वापस ठोस अवस्था में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको हम कहते हैं शीतलन, यानी ठंडा करना पड़ेगा। और इसको हम ये भी कहते हैं कि बर्फ जमाना। ठीक है। तो इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं इंग्लिश में और जमना कहते हैं हिंदी में। द्रव को ठोस मतलब पानी को आप बर्फ बना देंगे तो वो हो गया जमना। और गैस को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करना, इसको हम एक प्रोसेस नाम देते हैं कंडेंसेशन और कहते हैं संघनन। तो ये पूरी प्रोसेस है स्टूडेंट्स। इस पूरी प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं? तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, इनके बीच में अंतर रूपांतरण कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी है? तापमान में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, दाब में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, इन बातों को हमने अब तक समझा। और हमने ये समझा कि किस प्रक्रिया के लिए किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आपके पास जो छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होती है, 0 डिग्री सेल्सियस हमने बात की थी, और तापमान में हमने केल्विन भी यूज करा था। तो डिग्री सेल्सियस, पहले आप ये समझिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है ये मात्रक हैं। ये क्या है? मात्रक हैं, यूनिट्स हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मैं आपको पूछूं कि आपका वजन कितना है, तो आप कहेंगे सर मेरा वजन 30 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है, ये 40 किलोग्राम है। तो ये किलोग्राम आप क्यों यूज कर रहे हैं? ये किलोग्राम जो है मात्रक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को समझाने के लिए उसके साथ एक मात्रक का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से और आपके स्कूल की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर है सर, 2 किलोमीटर है सर, 5 किलोमीटर है। तो ये जो किलोमीटर है ये क्या है? मात्रक है। ऐसे ही टेम्परेचर एक भौतिक राशि है, इसको समझाने के लिए मुझे मात्रक की जरूरत जो पड़ती है, तो 2 मात्रक हम यहाँ पे यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। स्टूडेंट्स जब आप अपनी हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आपको वहां पर एक शब्द अक्सर सुनाई देगा, SI यूनिट या फिर SI मात्रक। इस SI मात्रक का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो मात्रक, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब कि वो मात्रक जो कि इंटरनेशनली जिसको ग्रहण किया गया हो, जिसको एक्सेप्ट किया गया हो, यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से जिस मात्रक को हम फॉलो करते हैं उसको SI मात्रक कहते हैं। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर तापमान के जो दो मात्रक हैं, ये दोनों डिग्री सेल्सियस और केल्विन किसके मात्रक हैं? तापमान के। तापमान के डिग्री सेल्सियस और केल्विन है, लेकिन मैंने आपको बताया एक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। तो सब लोग इसको फॉलो करते हैं, केल्विन को। तो केल्विन क्या है? केल्विन को आप लिखेंगे तापमान का SI मात्रक केल्विन। एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए तापमान से संबंधित, ठीक है। तो उनके रिस्पेक्ट में हमने इसकी यूनिट को केल्विन नाम ही दे दिया है। लेकिन हम लोग डिग्री सेल्सियस को भी अक्सर यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस को अगर मैं बात करूंगा तो केल्विन में कितना कहेंगे और डिग्री सेल्सियस में कितना कहेंगे। तो ये आपके लिए नोट है और ये आपको याद रखना है। आप इसको याद रखेंगे, इस पर हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जब डिग्री सेल्सियस में आपको कोई तापमान दिया हुआ हो, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, आपको कोई तापमान दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, के लिए तापमान के मान में आपको 273 जोड़ देना है। 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। बात याद रहेगी, कितना जोड़ना है? 273। अब एक क्वेश्चन देखो और यहां से समझो। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। क्वेश्चन ऐसा आता है आपके पास, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप इसमें अटक जाते हो। इसमें अटकना नहीं है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आपने क्या करा है, डिग्री सेल्सियस को, ये डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलने के लिए तो ये केल्विन में बदलना है। हम क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 में 273 को जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। हम क्या करेंगे, 0 में 273 जोड़ देंगे। जब आप 0 में 273 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा वापस से 273। और अब की बारी क्या हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं, इसको आप जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन है 55 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो आप क्या लिखेंगे, 55 डिग्री सेल्सियस है और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं उसमें, उसके तापमान में। तो 55 में 273 को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 328 केल्विन क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। 328 केल्विन ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप एक और क्वेश्चन लिखिए। आप 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपको एक बात ध्यान रखनी है, 273 को ऐड करना है। 273 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन आंसर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, इसका उल्टा क्या होगा? तो अब आपको दूसरा नोट याद रखना है। एक नोट तो ये हो गया, एक नोट आपको और याद रखना है। केल्विन को जब अगर उल्टी अगर पूछ लेगा क्वेश्चन को कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान में 273 घटा लेते हैं। 273 घटा लेते हैं, ऐसे याद रखेंगे इसे। कैसे घटाते हैं 273? जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, 313 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो आप क्या कहेंगे, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देंगे। तो हमारे पास क्या है मान, 313। इसमें से 273 को घटा दो,
इसमें से 273 को घटा देंगे तो 313 में से 273 घटे तो कितना बचा, 3 में से 3 गया 0, 11 में से 7 गया 4 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40, तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। बात समझ में आ गई। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार से बदलेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो आप क्या करेंगे, डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आप उसमें से 273 को घटा देते हैं। तो 373 में से 273 गए 0 0 1, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब 373 केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। जाते जाते एक क्वेश्चन और छोटा सा आपके लिए, इस क्वेश्चन में आप कीजिए 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो आप इसको कीजिए, 273 को केल्विन में बदल, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 273 माइनस, हमको दिया हुआ क्या है 273, तो 273 में से 273 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कि 273 केल्विन जब होगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। आपको सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना है और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना है। तो ये सारी बातें जो थी हमने आज की क्लास में समझी। हम अपनी अगली क्लास में क्या बात करेंगे, हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक के, और वो है वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन, इवेपोरेशन। ओके, वाष्पन, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन क्या प्रक्रिया होती है, हमने इसे समझा तो है कि जब द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन ये वाष्पीकरण किस प्रकार से होता है, किन किन बातों पर निर्भर होता है, हम कब कब अपने दैनिक जीवन में हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कहाँ कहाँ देखते हैं, वो सारा इससे संबंधित है। तो इसको हम समझेंगे अपनी अगली क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो देखा वो ये देखा दाब परिवर्तन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, पदार्थ की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और इसके अलावा हमने तापमान परिवर्तन को भी देखा कि टेम्परेचर को कैसे चेंज किया जाता है उनकी यूनिट्स के बीच में। अपनी अगली क्लास में हम वाष्पीकरण या वाष्पन के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। इस चैप्टर से संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसको हम समझेंगे अपनी अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज पढ़ाया गया, आज बातें बताई गई, वो पसंद आई होंगी। आपको आज का चैप्टर, आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी। आप इन क्लासेस को रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे चैप्टर के, हमारी बुक के लास्ट चैप्टर्स में से एक है। इसके बाद 3 चैप्टर्स और रह जाएंगे केमिस्ट्री में। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।